हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, झकास होगे, बिल्कुल एकदम जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। मेरा नाम है विवेक और मैं आज फिर से आपके सामने आ चुका हूँ एक नए सेटअप, एक नए क्लास की नई वीडियो के साथ। बिल्कुल। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं ना बेटा चैप्टर, वो है क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक। अब जब मैं लाइट की बात करता हूँ, जब इस चैप्टर की बात करता हूँ, तो सबसे पहले, क्योंकि अब आप क्लास 10th में हो, अब मैं उम्मीद करता हूँ क्लास 10th की वीडियो बच्चे यहाँ वीडियो देख रहे होंगे, ये वाला वीडियो। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है हमें कि जो लाइट चैप्टर है फिजिक्स के किस ब्रांच के अंदर आता है। क्योंकि फिजिक्स में हमने क्लास 9 में मोशन ही पढ़ा है, जहां पर ऑब्जेक्ट के मोशन का नहीं पढ़ते हैं हम लोग, राइट। मोशन क्यों होता है उसका नहीं पढ़ते हैं हम लोग। तो अलग अलग पार्ट है फिजिक्स के, ये किस पार्ट के अंदर ये चैप्टर आता है पहले हमको ये समझना जरूरी है, ये जानना जरूरी है। तो जो पार्ट हम फिजिक्स का पढ़ने जा रहे हैं ये लाइट के बारे में, वो पार्ट बेटा क्या कहलाता है, वो पार्ट कहलाता है बेटा ऑप्टिक्स। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि डील करता है स्टडी ऑफ लाइट, उसको कहते हैं क्या हम लोग, उसको कहते हैं हम लोग ऑप्टिक्स। ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं लाइट के बारे में, वो कहाँ आता है, ऑप्टिक्स के अंदर आता है, राइट। अब आते हैं लाइट के बारे में। सर लाइट क्या है एक्चुअली में। जब मैं बच्चों से पूछता हूँ बेटा लाइट को डिफाइन करो, तो हमेशा बोलते हैं सर लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इनेबल्स अस टू सी एनीथिंग। मतलब लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमको देखने में सक्षम बनाता है। बट ये तो एनर्जी का फॉर्म है, बट लाइट क्या है, एक टाइप बता आपने। बोलते हैं कुछ बच्चे दिमाग लगा के बोलते हैं लाइट भी एक एनर्जी है। कैसा एनर्जी भाई, मैं पूछता हूँ। हीट भी एक एनर्जी है ना। फिर लाइट कैसे एनर्जी है। तो यहाँ पे बच्चे शांत हो जाते हैं। तो ये सवाल बहुत नया नहीं है, सवाल बहुत पुराना है, और बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में कुछ रिसर्च करा, उसको बताया। सबसे पहले जिनके बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है हमारे सर आइजैक न्यूटन सर। इन्होंने अपने थ्योरी में बताया, जिसका नाम है न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इन्होंने बताया देखो बेटा, जो लाइट है ना, लाइट, इन्होंने बोला लाइट इज अ पार्टिकल। ठीक है सर, क्यों लाइट पार्टिकल क्यों है। इन्होंने बोला देखो, जिस तरीके से एक पार्टिकल को, एक बॉल को एग्जांपल ले लो आप, एक बॉल को आप अगर पटकोगे वापस आएगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा। वैसे ही लाइट भी टकराने के बाद वापस आता है। उन्होंने बोला हाँ सर बिल्कुल वापस आता है। बोला इसलिए लाइट क्या है, पार्टिकल। इन्होंने बोला कि लाइट के पार्टिकल का नाम क्या है। सर ने बोला कि सर पार्टिकल का नाम बताओ। बोला लाइट के पार्टिकल का नाम कॉर्पस्कल्स है, और इस पे ही पढ़ाएगा न्यूटन। एक मिनट, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ये तो बात समझ में आ गई कि लाइट एक पार्टिकल है, इसलिए लाइट टकरा के वापस आता है उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग। बट जब बात करते हैं क्या लाइट, अगर आपके घर पे शीशा लगा, खिड़की लगा है और ये शीशा बंद है, खिड़की बंद कर रखा है आपने, तो क्या लाइट अंदर नहीं आता है। बिल्कुल आता है सर। ये कैसे पॉसिबल है। ये चीजें यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी इस थ्योरी में, ये चीजें प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। इसीलिए फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने, जिनका नाम था इसके बाद क्रिश्चियन हाइजेंस। हाइजेंस साहब ने क्या बोला कि देखो बच्चा, लाइट एक पार्टिकल नहीं है। अगर पार्टिकल होता तो खिड़की पे जो लाइट आ रही है, मैं एग्जांपल देख सकता हूँ, खिड़की पे जो लाइट आ रही है, खिड़की से लाइट अंदर आ रहा है बंद होने के बाद, खिड़की को टूट जाना चाहिए था। लाइट अंदर कैसे आ गया, बिना खिड़की को तोड़े। तो लाइट एक पार्टिकल तो नहीं हो सकता, कैसे हो जाएगा पार्टिकल, है ना। फिर उन्होंने बोला लाइट एक पार्टिकल नहीं, लाइट क्या है बेटा, लाइट बोला उन्होंने एक वेव है। लाइट क्या है, उन्होंने बोला लाइट इज अ वेव। और यही से इन्होंने बनाया अपना हाइजेंस वेव थ्योरी। इन्होंने पूरा पूरा बोला कि देखो बेटा, लाइट एक वेव है जिसके अंदर पार्टिकल नेचर होता है, जो कि पार्टिकल के जैसा बिहेव भी करता है। ठीक है। ये इनका थ्योरी था, तो लाइट इन्होंने बोला वैसे। इसके बाद आए, देखो इसके बाद आप आए मैक्सवेल, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल साहब आए। इन्होंने क्या बोला कि चलो ठीक है, लाइट एक वेव मान लेते हैं, और हमने 9th क्लास से पढ़ रखा है कि वेव को ट्रांसफर करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। बट मैक्सवेल साहब ने उस समय बताया था कि ऐसे भी कुछ वेव होते हैं ना, जिसको ट्रांसफर करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, जो बिना किसी मीडियम के भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे होते हैं। इन्होंने बोला कि अगर लाइट एक वेव है, तो देखो ये सन, ये अर्थ, सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम तो नहीं है। फिर लाइट कैसे आ पा रहा है, लाइट आ कैसे पा रहा है आखिर, अगर कोई मीडियम नहीं है तो। बात सोचने वाली थी, सही बात है, लाइट कैसे आ पा रहा है बिना मीडियम के, क्योंकि हमने जो पढ़ रखा था वो पढ़ रखा था कि लाइट इज अ वेव, और वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए। इन्होंने बताया था अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कुछ ऐसे वेव के बारे में इन्होंने बताया था जिसको चलने के लिए मीडियम नहीं लगता है। इन्होंने इसलिए अपना थ्योरी दिया कि लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इन्होंने बताया कि लाइट एक वेव नहीं है, लाइट कैसा है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक ऐसा वेव जिसको चलने के लिए मीडियम नहीं लगता है ना। यहां से एक थ्योरी भी आया फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बावजूद कुछ कुछ इफेक्ट ना एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे, फिर फर्दर और रिसर्च हुआ और हमारे फेमस साइंटिस्ट, हम सबके फेवरेट अल्बर्ट आइंस्टाइन सर, इन्होंने भी रिसर्च किया। इन्होंने बताया कि देखो अभी तक जो भी रिसर्च हुआ है ना, उन्होंने जो जैसा देखा वैसा बताया। किसी को लाइट लगा पार्टिकल है तो बोला पार्टिकल है, बिल्कुल सही है वो भी। किसी को लगा लाइट वेव है तो बोला वेव है, बिल्कुल सही। किसी ने बोला नहीं एक ऐसा वेव है जो चलने के लिए मीडियम में चाहिए, वो भी सही है। इन्होंने एक्चुअल थ्योरी दिया कि देखो लाइट जो है ना बेसिकली ना पार्टिकल है ना वेव है। लाइट इज एक ऐसा पार्टिकल है जो कि वेव का नेचर रखता है, मतलब लाइट के पास दोनों नेचर है। तो ना तुम पार्टिकल प्रॉपर कह सकते हो ना तुम वेव कह सकते हो। और जो ये चीज है ना जो ना पार्टिकल है ना वेव है, इसका नाम दिया क्वांटा। क्या नाम दिया? क्वांटा। यहाँ से फिर है आपका क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जो कि एडवांस आप जब क्लास 12 वगैरह में जाओगे तो इसके बारे में और डिटेल वगैरह पढ़ते हो। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, क्वांटम थ्योरी ऑफ, जो क्या बोलता है कि लाइट ना पार्टिकल है ना वेव है, ये दोनों ही है। और अगर एक पार्टिकल है तो उस पार्टिकल का नाम क्या है? क्वांटा नाम है। यहाँ से आया क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। और एक स्मॉल निकलता है ना, लाइट जो है एक स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, और इसको नाम दिया क्या? फोटोन। क्या दिया? फोटोन। ठीक है, ये बेसिकली लाइट की इतिहास थी, जहां से सबसे पहले हमने माना कि लाइट क्या है, कि लाइट एक पार्टिकल है। फिर माना लाइट एक वेव है। फिर माना लाइट एक ऐसा वेव नहीं है, एक स्पेशल वेव है जिसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फिर बोला कि नहीं भाई, ना लाइट पार्टिकल है ना वेव है, लाइट दोनों ही है। ये दोनों कैसे हो सकता है, इसके बारे में और आप जानोगे, टेंशन मत लो। फिलहाल हम क्लास 10th में है तो और हम बात कर रहे होंगे, आप जब 12th में पढ़ेंगे ना हम और बात कर रहे होंगे इसके बारे में। ठीक है, लाइटिंग दोनों ही है, पार्टिकल भी और एक वेव भी है। ठीक है, जिससे दोनों का नेचर होता है। ठीक, यहाँ से फिर फर्दर एक्सप्लेनेशन, यहाँ से फर्दर आपका थ्योरी आया। अच्छा थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ ये पार्टिकल वेव कैसा है। बेसिकली क्या हुआ ना इसके अंदर, ये बोला कि स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी निकल रहा है, उस लाइट इज स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिस पैकेट का नाम, एक पैकेट का नाम दिया गया फोटोन। अभी जो फोटोन है ना, ये फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है, इसके अंदर क्वांटा है बेसिकली, तो एक ऐसा पार्टिकल है जिसको चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है, और ये जब चलता है ना तो एक एनर्जी रेडिएट करता है, जिस रेडिएशन के कारण हम और आप देख पाते हैं। दैट रेडिएशन एनर्जी इज कॉल्ड एज लाइट। इसलिए बुक्स में और अलग अलग जगहों पे आपको याद किया गया, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अ सेंस ऑफ विजन, इसीलिए बोला गया। आई होप आप थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। तो लाइट का एक प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ तक हम लिख लेते हैं। लाइट क्या है बेटा? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ रेडियंट एनर्जी, रेडियंट एनर्जी which enables us to see anything। ठीक है, लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ रेडियंट एनर्जी है जो कि हमको देखने में मदद करता है। आई उम्मीद करता हूँ यहाँ तक लाइट के बारे में बातें आपको समझ में थोड़ी सी आ रही होगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये लाइट तो समझ में आ गया, बट अब बताओ बताओ मुझे कि लाइट के बारे में और चीज समझना है तो और क्या समझना पड़ेगा। तो एक बेसिक टर्म और समझना पड़ेगा आपको लाइट को समझने के लिए, जो कि है रे और बीम। रे क्या होता है बेटा? रे क्या होता है? रे देखो, मान लो ना बहुत सारे पार्टिकल हैं, बहुत सारे क्या है, बहुत सारे पार्टिकल हैं। तो बहुत सारे पार्टिकल जो एक के बाद एक, एक के बाद एक, सब एक तरह के पार्टिकल है, एक सीधी लाइन में, सीधे लाइन में ऐसे करके फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल का स्ट्रीम बनेगा, एक फ्लो बनेगा तो क्या स्ट्रीम बनेगा ना, दैट स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल फ्लोइंग इन अ सिंगल लाइन इज कॉल्ड एज रे। अब लाइट क्या बात करेंगे, मैंने बोला लाइट भी कैसा है, एक क्वांटा का फ्लो है। क्वांटा इज पार्टिकल जिसको मैंने नाम दिया। या तुम अगर बोलो फोटोन, तो फोटोन इज फोटोन एक पैकेट ऑफ एनर्जी का नाम दिया, तो उसका फ्लो है एक लाइन में, दैट इज कॉल्ड एज रे ऑफ लाइट। क्या है लाइट? रे क्या है? एक स्मॉल क्वांटा का फ्लो है। रे क्या है? रे इज अ, देख मैं आपको रे का डेफिनेशन दिखा रहा हूँ, और लाइट के टर्म में होगा तो क्वांटा हो जाएगा।
इट इज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल फ्लोइंग इन अ सिंगल लाइन, ठीक है। इट इज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल flowing in a सिंगल लाइन। ये पार्टिकल लाइन में क्या हो जाएगा, क्वांटा हो जाएगा, सही है। एक सिंगल लाइन में एक सीधी रेखा में चल रहा है तो क्या कहलाएगा आपका, वो रे कहलाएगा। ज्योमेट्रिकली ना रे को अगर मुझे दिखाना हुआ बेटा, ज्योमेट्रिकली मुझे अगर जब भी रे दिखाना होता है ना, तो पता क्या करता हूँ मैं, सिंपल एक ऐसा लाइन दिखा देता हूँ, ठीक है। सिंगल रे, सिंगल लाइन जा रहा है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल फ्लो करूंगा एक लाइन के अंदर, सेम वेलोसिटी से सेम स्पीड से, एक पीछे करके, तो क्या कहलाएगा बेटा, रे। ठीक। दूसरा क्या है बेटा, इस पर आपको पढ़ना है आपको बीम ऑफ, बीम क्या होता है, बीम। देखो बहुत सारे रेस कलेक्टिवली फ्लो करना शुरू करते हैं, एक साथ मिलकर फ्लो करना शुरू कर जाए ना, वो कहलाता है आपका बीम ऑफ लाइट। तो कलेक्शन ऑफ बीम क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रेज ऑफ, ठीक है। बहुत सारे रेस का कलेक्शन भी, क्लियर है। बहुत सारे जब एक साथ फ्लो करेंगे तो बीम होता है। अच्छा, रे और बीम को पढ़ रहे हैं, आगे समझाऊंगा। देखो किसी भी एक पॉइंट से, एक ऑब्जेक्ट से एक रे और एक बीम का नहीं निकलता है ना, इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइट निकलते हैं, लाइट रेस निकलता है। तो ये रेस क्या है, बीम क्या, समझना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी आपको आज के क्लास में बेसिक टर्म समझा रहा हूँ। अगर हम एक बार बेसिक टर्म समझ जाएंगे तो फिर हार्ड चीज आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो बेसिक टर्म समझना जरूरी है ना, मैं वही आज कर रहा हूँ। आज का क्लास में बेसिक टर्म्स का होगा, बहुत लंबा नहीं करूँगा, ठीक है। रे और बीम में डिफरेंस क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया कलेक्शन ऑफ रे और बीम, लाइट क्या कहते हैं हम लोग, बीम कहते हैं। अब इस बीम के भी बेटा टाइप्स होते हैं, इस बीम के भी टाइप्स होते हैं। इट इज ऑफ, देखो बेसिकली इसके 5 टाइप्स है। आपको मैं 3 बता रहा हूँ, 2 के बस नाम बता दूंगा, ठीक है। 3 आपको जानने हैं, 2 और सुनोगे, चलो लिख लो। इट इज ऑफ 5 टाइप्स, इट इज ऑफ 5 टाइप्स। क्या क्या होता है, पहला, पहला जो टाइप है ना बेटा, इसका पहला टाइप आपका है कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम। अब सर ये कन्वर्जिंग बीम क्या है बताता हूँ, देखो। लेट अस सपोज ना, तो बहुत सारे लाइट है जो कि कहीं कहीं बाहर से, कहीं बहुत दूर से आकर क्या हो जा रहे हैं, एक पॉइंट पर जाकर, है ना, बहुत सारे लाइट रेज कहीं आकर एक पॉइंट पर क्या हो जा रहे हैं, मिल जा रहे हैं। तो क्या मिल रहा है ना, तो क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, ठीक है। जब बहुत सारे लाइट रे आके एक पॉइंट पर मिले तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। दूसरा, दूसरा सा टाइप होता है बेटा डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, है ना। अभी डाइवर्जिंग बीम क्या है, ठीक इसका उल्टा, जब एक पॉइंट से लाइट निकले और अलग अलग डायरेक्शन में जा चला जाए, क्या कहलाता है वो आपका, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्या होगा, एक पॉइंट से लाइट निकले और अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाए तो क्या कहलाता है आपका, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। क्लियर है, अलग अलग जगह जाए तो क्या कहलाता है, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहलाता है। क्लियर है। जैसे कि कलर शायद दिख नहीं रहा होगा ना, एक काम करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको क्लियर दिख रहा होगा ना, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग भी, है ना। एक पॉइंट पे आके मिला तो कन्वर्जिंग, एक से बहुत जगह गया तो डाइवर्जिंग। क्लियर। तीसरा होता है बेटा
पैरेलल बीम। अभी पैरेलल क्या है सर? जब लाइट रे आपस में एक दूसरे के पैरेलल रहे, तीन डायरेक्शन में जा रहा है और बिल्कुल पैरेलल है, जो इन्फिनिट डायरेक्शन मिलेगा, तीन डायरेक्शन में जा रहा है, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल, कहाँ मिलेगा? इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा, तो क्या कहलाता है वो? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या है? तो क्या बेटा देखो, ये सब क्या है? पैरेलल जा रहा है ना, आपस में मिलने वाला क्या? हाँ सर मिलेगा ना, इनफाइनाइट में मिलेगा, तो क्या कहलाएगा आपका ये? पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहलाएगा। क्लियर? दो टाइप का होता है ये, तीनों लाइट रेस के बीम के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। दो और टाइप होते हैं, एक होता है आपका पैरेक्सियल, दूसरा होता है आपका मार्जिनल। ये मैं लिखवा देता हूँ आपको। पैरेक्सियल बीम, दूसरा होगा मार्जिनल बीम। ये पैरेक्सियल क्या होता है? देखो, ऐसा कोई भी बीम ऑफ लाइट जो कि किसी भी ऑप्टिकल सरफेस कहने का मतलब सर मिरर हो गया। मिरर होता है ना जिसमें तुम लोग अपना आईना के शकल से करते हो, बाल ठीक करते हो, मेकअप करते हो, या फिर तो उसके बहुत नजदीक आके आ रहा हो, बहुत नजदीक से आ रहा हो, उसको बोलते हैं पैरेक्सियल रेस। अब ये नजदीक कैसे आ रहा है? ये जब मैं आके पढ़ाऊंगा ना, रे रूल्स वगैरह पढ़ाऊंगा, तो आपको मैं बताऊंगा पैरेक्सियल एक्चुअली मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे, ठीक है, डायग्राम में। तो ऐसा रे ऑफ लाइट, ऐसा बीम ऑफ लाइट जो मिरर के ऑप्टिकल सरफेस के बहुत नजदीक हो, उसको बोलते हैं पैरेक्सियल बीम ऑफ लाइट। जो थोड़ा दूर पे हो उसको बोलते हैं हम लोग मार्जिनल बीम ऑफ लाइट। तो मैं अगर टेक्निकल डेफिनेशन लिखना चाहूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, एक चलेगा, एक टर्म आएगा प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आपको नहीं पता टेंशन मत लेना, अभी लिख लो, आगे जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगा तो वहां आपको प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है समझाऊंगा, ठीक है? क्या लिखूंगा मैं? द बीम ऑफ लाइट which are very close to principal axis is called paraxial beam। क्लियर है? ऐसा बीम जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज हो उसको बोलते हैं हम लोग पैरेक्सियल बीम। क्लियर? आखिरी होता है आपका मार्जिनल बीम। ठीक है, होता है बीम ऑफ लाइट, द बीम ऑफ लाइट which are far away from principal axis called मार्जिनल। ठीक है? ऐसा बीम ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से दूर दूर हो उसको बोलते हैं लोग मार्जिनल बीम। क्लियर है? देखो पांच तरह के बीम पढ़े हैं ना। रे क्या? बीम क्या? रे बेसिकली ऐसा पार्टिकल जो कि फ्लो कर रहा है सिंगल लाइन में, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल फ्लोइंग इन सिंगल लाइन, क्या कहलाता है बेटा? रे कहलाता है। बीम क्या बेटा? तो रेस का कलेक्शन, बहुत सारा रेस आ गया तो क्या कहलाएगा? बीम कहलाएगा। इसके पांच टाइप पढ़ाया ना मैंने। पहला क्या पढ़ाया मैंने? पहला पढ़ाया मैंने कन्वर्जिंग बीम, दिख रहा होगा आपको, क्या पढ़ाया मैंने? कन्वर्जिंग पढ़ाया मैंने, है ना? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ठीक है? क्या होता है यहाँ पर? जो बहुत सारे बीम ऑफ लाइट आके एक पॉइंट में मिले, कन्वर्जिंग बीम। दूसरा क्या पढ़ाया? डाइवर्जिंग बीम। यहाँ क्या होता है? एक पॉइंट से निकलकर बहुत जगह चला जाए लाइट, एक पॉइंट से वहां से लाइट निकल रहा है बहुत जगह पे, डाइवर्जिंग बीम। एग्जांपल क्या है? टॉर्च, हेडलाइट। टॉर्च से लाइट जलाते हो, एक पॉइंट से निकलकर बहुत जगह जाता है, क्या हो गया? डाइवर्जिंग बीम हो गया, है ना? ठीक है? तीसरा क्या है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जो सभी रेज ऑफ लाइट कैसा हो, आपस में पैरेलल हो जाए, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। चौथा क्वेश्चन क्या बताया? पैरेक्सियल, मतलब जो भी आपके मिरर के या आपके लेंस के जो आप पढ़ने वाले हो बहुत नजदीक नजदीक हो, पैरेक्सियल। दूर हो तो मार्जिनल। आई होप यहाँ तक याद हो गया होगा, थोड़ा सा ध्यान देकर बैठोगे तो याद भी हो जाएगा क्लास के अंदर, आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर? चल नेक्स्ट क्या जाना है हमको? बेसिक टर्म, क्योंकि बोला आज बस बेसिक टर्म जानेंगे हम। अब लाइट हम जब पढ़ते हैं तो एक इमेज वगैरह बना रहे होते हैं। अभी तक आप बचपन से 8 क्लास में थोड़ा पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी पढ़ रहे हो आप। तो लाइट हम जब पढ़ते हैं तो किसी एक ऑब्जेक्ट का इमेज बना रहे होते हैं। बट ये ऑब्जेक्ट होता क्या है सर? व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? क्या होता है ये ऑब्जेक्ट?
ये डिफाइन नहीं कर पाते हैं। कई बार मैं पूछता हूँ, बच्चे बोलते हैं सर ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट है, जिसका इमेज बना लो ऑब्जेक्ट है, बट सर डिफाइन कैसे करेंगे ऑब्जेक्ट को? डिफाइन तो करो, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं डिफिनेशन पे आऊँ तो ऑब्जेक्ट को मैं ऐसा बोल सकता हूँ, फॉर एन एग्जांपल देखो, ये स्टाइलस एक ऑब्जेक्ट है ना। अब ये स्टाइलस एक ऑब्जेक्ट है तो आपको दिख कैसे रहा है? या इस पर रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं और टकराने के बाद बहुत जगहों पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, टकराने के बाद डाइवर्ज हो जा रहे हैं, इन शॉर्ट डाइवर्ज हो रहा है ना, डाइवर्ज, लाइट टकरा के अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रहा है ना। तो ऐसा ऐसा कोई भी सोर्स जहां से इंसिडेंट रे आ रहा है, इंसिडेंट रे कहां से हमेशा आता है? इंसिडेंट रे हमेशा आता है आपके ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट को बोल सकता हूं ना, ऐसा कोई भी सोर्स जहां से इंसिडेंट रे आ रहा है वो कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज द सोर्स ऑफ इंसिडेंट रे, ऐसे को डिफाइन कर सकते हैं। आई होप बातें समझ में आ रही होगी। ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है बेटा? ऑब्जेक्ट इज सोर्स ऑफ इंसिडेंट, जहां से इंसिडेंट रेज आ रहा होगा वो क्या कहलाएगा? बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रे मतलब सर, मतलब जो रेज आता है ना किसी भी सरफेस से टकराने के लिए, मिरर पे या लेंस पे टकराने के लिए जो रेज आता है ना बेटा, उसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रेज। क्लियर है? ठीक। अब इसके भी टाइप होते हैं सर, इसके ऑब्जेक्ट के टाइप। ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट है। हाँ सर, ऑब्जेक्ट के भी टाइप होते हैं, बिल्कुल सही समझा आपने। कैसे टाइप्स होते हैं? रेज ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स था? दो टाइप्स। मैं आपको पहले समझाता हूँ, नाम जान लो पहले फिर समझाता हूँ। पहला होता है आपका रियल ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट क्या सर? रियल ऑब्जेक्ट क्या? आप अगर आईने के सामने खड़े होते हो तो आपको अपना इमेज दिखता है, अपना फोटो दिखता है मस्त एकदम अच्छा सा, है ना। उस केस में आप कैसे हो? आप कहलाते हो रियल ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि आपसे रेज ऑफ लाइट जो है ना, अगर ये स्टाइलस है ना तो इससे रेज ऑफ लाइट जो है ना डाइवर्ट कर रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, डाइवर्ट कर रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, डायरेक्शन में डाइवर्ट कर रहा है। तो ये एक ऐसा सोर्स है जहां से रे ऑफ लाइट डाइवर्ट कर रहा है। हाँ, डाइवर्ट करने के बाद जाके मिरर पे टकरा रहा है, इंसिडेंट हो रहा है कि नहीं? तो ये कैसा कहलाएगा बेटा? ये कहलाएगा आपका रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है। लेकिन आप वही चले जाओ सैलून में, आपको अपना आगे का फेस दिखता है और पीछे का भी दिखता है। वहां पे क्या होता है? आप आगे बैठे हो, आपका एक यहाँ मान लो आप स्टाइलस रखा है बीच में, इधर भी मिरर, इधर भी मिरर, यहाँ भी मिरर, यहाँ भी मिरर, ठीक है। यहाँ से डॉट लाइट निकला, टकराया, यहाँ पे कुछ पीछे इमेज बनाया, टकरा के पीछे चला गया, टकरा पीछे चला गया ना। तब ये जो इमेज है इसका इमेज कौन बनाएगा? ये वाला मिरर बनाएगा, पीछे वाला मिरर बनाएगा। इस केस में क्या ये वाला जो इमेज था क्या ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट था? नहीं था ना। लेकिन ये एज इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट ट्रीट हो रहा है। आपका मल्टीपल फोटो बनता है ना सैलून में, आगे का पीछे का इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोटो बनता हुआ दिखता है ना। क्यों बनता है? आप तो रियल हो, लेकिन उसके बाद जितने भी इमेज रिपीट हो रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? वो सारे वैसे इमेज से इमेज बन रहा है जो एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट हो रहा है दूसरे मिनट के लिए। और उस केस में वो क्या कहलाता है बेटा? आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो मैं और थोड़ा सा क्लियरफाई करता हूँ, डायग्राम बना के थोड़ा सा पहले मैं लिख लेता हूँ। तो उस केस में बेसिकली हो क्या रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ऐसे ऐसे रे ऑफ लाइट जो कि इंसिडेंट होने के पहले, ऑप्टिकल प्रोसेस होने के पहले कन्वर्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक पॉइंट पर मिलना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो टेक्निकल डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। टेक्निकल डेफिनेशन में क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे? if before an optical process, ऑप्टिकल प्रोसेस मतलब जब मेरे को बोलना होगा ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब लाइट टकरा के वापस आया, या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब जो भी आपका चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दोनों को कलेक्टिवली एक साथ बोलना होगा ना, तो मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूंगा? ऑप्टिकल प्रोसेस। तो ये लिखा हूं मैं, रिफ्लेक्शन और द इंसिडेंट rays are in diverging form
then the object is said to be real object. ठीक है, इंसिडेंट होने के पहले और किसी भी सरफेस से टकराने के पहले रेस कैसा होना चाहिए, डाइवर्जिंग होना चाहिए, डाइवर्जिंग बीम होना चाहिए, तो क्या कहलाता है बेटा, रियल ऑब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन अगर अगर किसी ऑप्टिकल प्रोसेस होने के पहले रेस कैसा हो, कन्वर्जिंग फॉर्म में हो, कैसा हो, कन्वर्जिंग फॉर्म, converging form, then object is said to be rays of light। अगर डाइवर्जिंग हुआ टकराने के पहले, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो है डाइवर्जिंग हुआ, क्या कहलाएगा, रियल कहलाएगा। अगर कन्वर्जिंग हुआ तो क्या कहलाएगा, वर्चुअल कहलाएगा। सिंपल सी बात, बहुत आसान। चलो एक डायग्राम से देखते हैं थोड़ा सा, है ना, डायग्राम कैसा है। मान लीजिए मिरर, एक प्लेन मिरर ले रहा हूँ मैं, ठीक है, एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं ना, एक प्लेन मिरर लेके चल रहा हूँ मैं, और यहाँ पे कैसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक, पे कैसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब यहाँ से जो रे ऑफ लाइट निकलेगा बेटा, यहाँ से जो रे ऑफ लाइट निकलेगा तो कुछ ऐसा निकलेगा, ठीक है, एक और निकल दे चलो, टकरा के वापस आ गया, है ना। तो अगर आप ध्यान दोगे तो देखो जरा, इंसिडेंट रे जो है, कौन सा रे, इंसिडेंट रे, इस रे की बात कर रहा हूँ मैं, इस रे की बात कर रहा हूँ मैं, ये बारे में, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर ये वाला, ये जो आपका इंसिडेंट रे है ना बाबू, क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट से ये डाइवर्ज हो रहा है, क्या यहाँ से ऑब्जेक्ट से डाइवर्ज होता हुआ दिख रहा है, एक पॉइंट से बाहर दूर जाता हुआ दिख रहा है, डाइवर्जिंग बीम दिख रहा है आपको, तो इसमें क्या कहलाएगा, इसलिए ये कैसा ऑब्जेक्ट है आपका, ये रियल ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। वही अगर आपका सेम केस में अगर आपका ऐसा होता, मान लीजिए मिरर है, और रेज वाला कैसा आ रहा है, यहाँ से कुछ है, ऐसा है, जरा ध्यान से देखो बेटा, इस केस में जो आपका इंसिडेंट रे है ये वाला और ये वाला, क्या ये टकराने के पहले डाइवर्जिंग फॉर्म में था, टकराने के पहले कन्वर्जिंग फॉर्म में था, है ना। टकराने के पहले क्या चाह रहा है, एक पॉइंट पर आगे कन्वर्ज होना चाह रहा है, कहाँ होना चाह रहा है, अगर ये मिरर ना होता कुछ यहाँ पर ऐसा मिलना चाह रहा होता, है ना। तो अगर टकराने के पहले कैसा रहे आपका रे ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग इन कन्वर्जिंग फॉर्म में हो, टकराने के पहले कैसा रहे, कन्वर्जिंग फॉर्म में हो, तो क्या कहलाता है आपका, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाता है। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। ऑब्जेक्ट क्या होता है आपको समझ में आया होगा। ऑब्जेक्ट भी दो टाइप्स हो सकते हैं, रियल और वर्चुअल। ऑब्जेक्ट क्या, तो जो इंसिडेंट रेडिएशन का सोर्स है ना, इंसिडेंट रेस का जो सोर्स है वो क्या होगा, हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। लाइट का सोर्स तो वो आपका सोर्स हो गया, लाइट जहाँ से निकले इट इज सोर्स, बट इंसिडेंट रेस का सोर्स क्या कहलाएगा, वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसके थोड़ा सा बताएं, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल कौन सा, अगर बीम ऑफ लाइट, इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट कैसा होगा, डाइवर्जिंग नेचर का होगा, तो रियल ऑब्जेक्ट। अगर इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट कैसा होगा, कन्वर्जिंग नेचर का होगा, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। एग्जांपल आपके सामने एक डायग्राम बना के दिखाया है। आई होप यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होगी। दूसरा क्या आता है, ऑब्जेक्ट जान गए, अब क्या जानेंगे सर, अब आप जानेंगे इमेज क्या होता है। क्या जानेंगे अब,
इमेज क्या होता है ना, इमेज के बारे में जानेंगे। इमेज देखो, जब कोई भी लाइट किसी भी ऑप्टिकल सर्किट से टकराएगा, तो आपको मालूम मिरर से टकराएगा, टकराने के बाद वापस आता है, हम सभी जानते हैं। टकराने के बाद अगर वापस आता है तो वो कहीं मिलता है। तो पॉइंट जहां पर इंसिडेंट होने के बाद, मतलब लाइट ऑप्टिकल प्रोसेस होने के बाद, टकराने के बाद मिले या मिलता हुआ लगे, उस पॉइंट का नाम क्या है बेटा? ठीक है, इज द पॉइंट या फिर द पॉइंट at which the at which the rays after an optical process, ऑप्टिकल प्रोसेस मतलब लिखना पड़ेगा क्या? चलो फिर दिखाता हूँ। रिफ्लेक्शन और refraction, the point at which rays after an optical process, reflection or refraction, will meet or appears to meet is called an image। क्लियर है? तो ऐसा पॉइंट जहां पर ऑप्टिकल प्रोसेस होने के बाद रेज ऑफ लाइट या तो मिल रहे होंगे या मिलता हुआ लग रहे होंगे, उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम तो हम बोलते हैं इमेज। जैसे कि देखो, अभी मैंने ऊपर ऑब्जेक्ट में एग्जांपल बनाया था, है ना, एग्जांपल बनाया था ऑब्जेक्ट के अंदर। ध्यान से देखो एक बार, इसी एग्जांपल में देख लो आप। यहाँ पे क्या किया था? रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा था, टकरा के जा रहा था। अब यहाँ आफ्टर ऑप्टिकल प्रोसेस क्या है? यहाँ पर रिफ्लेक्शन, टकरा के वापस गया, टकरा के वापस जाने को रिफ्लेक्शन बोलते हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा भी आपको। टकरा के वापस गया ना, तो यहाँ पर देखो टकरा के वापस जाएगा, तो जाने के बाद अगर ये मिरर ना होता तो कुछ लाइट ये पीछे आकर यहाँ मिलता, और ये कहाँ आता? क्या यहाँ पर ऐसा ही मिल जाता? क्या अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट यहाँ पर ए डैश यहाँ मिलता, दिख रहा होगा आपको इमेज में, कहीं यहाँ पर मिलता ना, तो ये क्या हो गया? ऑप्टिकल प्रोसेस होने के बाद रेस मिलना चाह रहे थे, यहाँ पर एक्चुअली नहीं मिल पाए। यहाँ क्या बनता है बेटा? इमेज बनता है, मिरर के अंदर इमेज बनता है ना। दूसरे वाले केस में देखो, जब ये ऑब्जेक्ट कैसा था? वर्चुअल था, तो आफ्टर ऑप्टिकल प्रोसेस ऐसा रे आ रहा था, इंसिडेंट आ रहा था, आफ्टर ऑप्टिकल प्रोसेस का यहाँ पर रेस, यहाँ पर रेस देखो एक्चुअली में मिल रहा है, यहाँ पर पॉइंट ए पर एक्चुअली में लाइट रेस, ए डैश पर एक्चुअली में लाइट रेस मिल रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? ये पॉइंट, ये पॉइंट कहलाएगा इमेज का पॉइंट। क्या कहलाएगा? ये इमेज का पॉइंट। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। अब इमेज के भी टाइप्स होते हैं, इमेज है, इमेज के भी टाइप्स होते हैं। कितने टाइप होते हैं सर इमेज के बेटा? दो टाइप होते हैं। दो तरह का ऑब्जेक्ट पढ़ा है, दो तरह की इमेज भी पढ़ेंगे, है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। दो तरह के बेटा हमारे पास इमेज होते हैं। कौन कौन से इमेज होते हैं? पहला होता है बेटा आपके पास रियल इमेज, दूसरा वर्चुअल इमेज। ठीक, अगर ऑप्टिकल प्रोसेस होने के बाद, मतलब टकराने के बाद, मिलने के टकराने के बाद जो लाइट रेस होते हैं ना आपस में, या तो ऑप्टिकल प्रोसेस होने के बाद लाइट रेज आपस में या तो मिले या तो एक्चुअली मिले या मिलता हुआ लगे तो इमेज बनाता है। अगर एक्चुअली मिलेगा तो रियल इमेज बनता है, अगर मिलता हुआ लगेगा तो वर्चुअल इमेज बनता है। वही लिखा रहा हूं मैं। इफ आफ्टर एन ऑप्टिकल प्रोसेस द रेज ऑफ लाइट actually meet at a point, then real image is formed। ठीक है, अगर आफ्टर ऑप्टिकल प्रोसेस के बाद रियल क्या करे? एक्चुअली में मिले तो क्या बनता है बेटा? रियल इमेज बनता है। लेकिन अगर ऑप्टिकल प्रोसेस होने के बाद if after
एंड ऑप्टिकल प्रोसेस द रेज ऑफ लाइट appears to meet appears to meet then virtual image is अगर ऑप्टिकल प्रोसेस होने के बाद लाइट रे मिलते हुए लग रहे हैं तो कैसा इमेज बनता है बेटा? वर्चुअल इमेज बनता है ना? क्लियर है? एग्जांपल अभी जैसे ऊपर दिया था तो यहाँ दोबारा बना लेते हैं हम। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखा था यहाँ पे, इमेज बना, कैसा इमेज बना? यहाँ पर ये वर्चुअल है ना यार, एक मिनट, यहाँ पे आएगा। कैसा इमेज बना यहाँ पे बेटा? यहाँ पे देखो, वर्चुअल इमेज बना आफ्टर ऑप्टिकल प्रोसेस। ये रहा आपका ऑप्टिकल प्रोसेस, ये रहा आपका ऑप्टिकल प्रोसेस, है ना? आफ्टर ऑप्टिकल प्रोसेस होने के बाद रे ऑफ लाइट मिल नहीं रहे हैं, एक्चुअली में मिलता हुआ लग रहा है। कहाँ? पॉइंट ए पे। तो क्या कहलाएगा यहाँ पर? वर्चुअल इमेज बना, है कि नहीं? अच्छा, वही अगर एक्चुअली मिल रहे हो तो क्या बनता आपका? अगर एक्चुअली मिल रहे हो तो क्या बनता आपका? रियल इमेज बनता, है ना? यहाँ एक्चुअली मिल रहे हैं, यहाँ क्या बन रहा है बेटा? रियल इमेज। आई होप यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होगी। रियल इमेज क्या, वर्चुअल इमेज क्या, और भी एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे भी एग्जांपल देखेंगे भी, अलग अलग जब केस कर रहे होंगे, इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे होंगे, अलग अलग केस हम देखेंगे भी। क्लियर है? यहाँ तक बातें समझ में आई? बोलो, कोई अगर डाउट होगा बेटा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं वहीं पर रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक अपना है लाइट एक मिरर को टकराने के बाद हमेशा लौट कर आता है, या किसी एक सरफेस को टकराने के बाद टकरा के वापस आता है। टकरा के वापस आने को क्या कहते हैं हम लोग? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर डिस्ट्रक्टिंग अ सरफेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का एक सरफेस से टकरा के वापस आना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। यही आपका डेफिनेशन है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर striking a surface in same medium is called रिफ्लेक्शन ऑफ। ठीक है, लाइट का टकरा के वापस आना ही क्या कहलाता है? आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक, अच्छा, इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के भी कुछ नियम होते हैं, तो बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये क्या क्या नियम है सर, किस किस लॉज को रिफ्लेक्शन फॉलो करता है ना? उसको जानते हैं। नेचर है भाई, नेचर का लॉ है, नेचर है तो कुछ नियम होंगे, नियम वगैरह फॉलो भी कर रहा होगा। क्या क्या नियम है सर वो समझते हैं। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ना बेटा दो नियम होते हैं। दो नियम बताऊं उसके पहले मैं आपको दिखाता हूँ रिफ्लेक्शन एक्चुअली में हो कैसे रहा होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो नियम होते हैं। पहले मैं आपको दिखाऊंगा रिफ्लेक्शन एक्चुअली होता कैसे है, पहले ये दिखाना चाहूंगा। ठीक, ऐसा ही करते चलो। ठीक है, एक सरफेस लिया हमने, सरफेस पे सपोज यहाँ आया, यहाँ से चला गया। ठीक,
पॉइंट पे क्या करो, एक पीछे कहीं से एक सरफेस पे लाइट आ रहा था, इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे टकराया और टकरा के वापस चला गया। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि जो जितने एंगल पे ना, जितने एंगल पे ये लाइट आया होगा, वो एंगल कहाँ से, यहाँ से, बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कहलाता है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो रे ऑफ लाइट आ रहा है ना बेटा, आ रहा है, ये कहलाता है आपका इंसिडेंट रे। जो टकरा के वापस जा रहा है वो कहलाता है आपका रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लाइट बताता है ना कि जो इंसिडेंट रे, जो आपका रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो मैंने बीच में बनाया डॉटेड, ये कहलाता है नॉर्मल, कहलाता है आपका। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है बेटा, जो आपका इंसिडेंट रे है, जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है, और जो आपका नॉर्मल है, वो सेम पॉइंट के सेम प्लेन पे लाई करेगा। कहने का मतलब, अगर मैं लाइट, कोई भी लाइट ले, मैंने टॉर्च लिया, लेंस रख लिया, मैंने यहाँ पर इंसिडेंट किया, तो यहीं से रिफ्लेक्शन होना चाहिए, यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, सामने से हुआ तो मैं भाग जाऊंगा, क्योंकि भाई ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है मेरे साथ, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। नेचर का लॉ है, ये बोलता है जहां इंसिडेंट हुआ वहीं से रिफ्लेक्शन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो रहा है तो या तो कुछ कुछ जुगाड़ लगा के रखा होगा तुमको डराने के लिए, या तो भाई भगवान बचाए आपको, फिर मुझे नहीं पता। नियम है, जहां इंसिडेंट होगा वहां से वापस जाना ही चाहिए, ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या बोलता है कि जो एंगल बनता है ना नॉर्मल से, वो कहलाता है इंसिडेंट रे का, वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल बनता है ना रिफ्लेक्टेड रे का, कहां से, नॉर्मल से, वो कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यही दो नियम है बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के, जिसको भी हम लिखेंगे। पहला क्या बताया मैंने, द इंसिडेंट रे reflected ray and the normal all lie on the same point of the same सरफेस। ठीक है, ये सभी सेम पॉइंट के सेम सरफेस पे लाई करेगा बेटा। ठीक है, अच्छा यहाँ थोड़ा नोटेशन देते हैं ना बेटा, ये जो है ना जहाँ पर पॉइंट जहाँ से आके टकरा के गया वापस लाइक, ये क्या था बेटा आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या फिर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, एक ही पॉइंट होगा, है ना। अच्छा, ये जो इंसिडेंट रे है ना बाबू, इंसिडेंट रे, ये देखो यहाँ से ना कुछ एंगल और बना रहा है, इसको बोलते हैं थीटा। ये थीटा कहलाता है बेटा एंगल ऑफ ग्लांस। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ ग्लांस। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, थीटा क्या है, एंगल ऑफ ग्लांस। जरा ध्यान से देखना ज्योमेट्रिक अकॉर्डिंग, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हुआ, और ये जो नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, मतलब अगर मेरा ये सरफेस है इसके परपेंडिकुलर क्या करेगा, वो नॉर्मल कहलाएगा। तो एंगल आई और एंगल आर इक्वल हुआ, तो क्या ये जो एंगल थीटा यहाँ इंसिडेंट रे ने बनाया है, क्या उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगा। ज्योमेट्री देख लो, अरे 90 है, 90 माइनस आई यहाँ भी है, 90 माइनस आर यहाँ भी है ना, और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है, मतलब इसको मैं 90 माइनस आई बोल सकता हूँ, तो दोनों थीटा सेम होगा। बट बेसिकली एंगल ऑफ ग्लांस डिफाइंड है कि इंसिडेंट रे का जो एंगल बनता है सरफेस के साथ, उसको एंगल ऑफ ग्लांस बोलते हैं, बट इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इंसिडेंट, बट इसको हम रिफ्लेक्टेड रे के साथ भी समझा सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल बनता है सरफेस के साथ, उसको एंगल ऑफ ग्लांस बोल सकते हैं हम। तो बड़ी बात नहीं है ना, ठीक है। खैर, हमारा पहला नियम था कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, वो तीनों सेम पॉइंट के सेम सरफेस पे लाइन करना चाहिए। ऐसा नहीं किया तो हम वहां से भाग जाएंगे। ये में भाई फॉलो करना चाहिए, है कि नहीं। दूसरा,
The angle of incidence angle of incidence and the angle of reflection are always equal. मतलब इंसिडेंट रे का एंगल और रिफ्लेक्शन रे का एंगल क्या होगा हमेशा, क्लियर है? लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर है क्या बेटा? क्या होता है? दो नियम बताए मैंने, पहला क्या बताया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी सेम पॉइंट के सेम सरफेस पे लाई करेंगे। दूसरा क्या बताया मैंने कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या होगा, हमेशा ही इक्वल होगा। क्लियर है? ये दो नियम हमेशा लाइट के रेस फॉलो करेंगे। कब फॉलो करेंगे? जब रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, जब लाइट टकरा के सेम मीडियम में वापस आ रहा होगा। क्लियर है क्या? चलो आगे बात करते हैं। अब इस रिफ्लेक्शन के ना बेटा टाइप्स भी होते हैं, रिफ्लेक्शन के टाइप भी होते हैं, पढ़ना है अपने को, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू टाइप्स और दो तरह के बड़े रिफ्लेक्शन होते हैं। पहला क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा होता है बेटा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये दो टाइप्स के रिफ्लेक्शन हमारे होते हैं। अब सर रेगुलर क्या होता है, इरेगुलर क्या होता है, आइए वो समझते हैं। मैं यही समझा देता हूँ, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। चलो कैसे करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। पहला समझेंगे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है सर रेगुलर रिफ्लेक्शन? क्या होता है सर ये रेगुलर रिफ्लेक्शन? देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे हम, है ना, इजी हो जाएगा आपको समझाना। मान लो कि एक प्लेन है, ठीक, प्लेन में पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक। एक मैं सर बनाऊंगा मैं, इस प्लेन पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या कर रहा है बेटा, इंसिडेंट कर रहा है। टकराने के बाद क्या होगा बेटा, लाइट में रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा, है ना। क्या होगा, सपोज टकरा के कुछ ऐसा, टकरा के ऐसा निकला, ठीक।
टकराने के बाद कैसा बेटा, ये सॉरी अभी भी पैरेलल है ना। टकराने के बाद भी कैसा है, सभी पैरेलल है। तो अगर ऐसा केस हो रहा है ना कि रेज ऑफ लाइट जब पैरेलल इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट टकराने के बाद भी कैसा रहे, हमेशा पैरेलल रहे, तो उस केस को क्या बोलते हैं हम लोग, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। कैसा आपका मिरर सर्फेस का, तो क्या बोलते हैं हम लोग, ये आपका रेगुलर सर्फेस का, तो लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी आपको। अगर सरफेस पे पैरेलल इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट आया और टकराने के बाद कैसा रहा, पैरेलल रहा, तो क्या कहलाता है बेटा आपका, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है ना। तो मैं साइड करता हूँ और यहाँ पे बदल देता हूँ। if if parallelly incident parallel incident rays remains parallel after reflection, then the reflection is called regular रिफ्लेक्शन। अगर रेज ऑफ लाइट जो कि पैरेलल इंसिडेंट हुआ था टकराने के बाद भी पैरेलल रह जाए तो क्या कहलाता है आपका, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, अच्छा इसको होने के लिए जरूरी क्या है, ये होने के लिए आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा ना वो कैसा होना चाहिए, वो रेगुलर होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, है ना। ये होने के लिए क्या जरूरी है, फॉर regular reflection the reflecting surface has to be has to be smooth और क्या होना चाहिए, स्मूथ या फिर रेगुलर होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम इसको, हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन वहां से होता है। अच्छा सबसे ज्यादा स्मूथ सर्फेस क्या है अपने नून में, सबसे ज्यादा स्मूथ सर्फेस आपका मिरर, प्लेन मिरर ज्यादा स्मूथ है बेटा। मिरर इज अ प्लेन मिरर, सबसे स्मूथ सर्फेस। वहां से ऐसा मानते हैं अप्रोक्सीमेटली कि जो रिफ्लेक्शन होता है ना कैसा होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। उसके अलावा बाकी सब चीज से कैसा होता है, हमसे तुमसे कैसा होता है, इरेगुलर होता है। क्यों, क्योंकि हम सभी रेगुलर नहीं है, हम सभी इरेगुलर हैं। सही बात है ना, हम सभी इरेगुलर ही तो हैं, हम पढ़ाई रेगुलर करते हैं, करते हो गए तो हो गए तुम रेगुलर, डाले बात लाइट के लिए तुम रेगुलर हो, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन, क्या है आपका नेक्स्ट, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, अगर पैरेलली इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट आए और टकराने के बाद पैरेलल ना रहे उसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो एक बार कॉपी कर लेता हूँ मैं, जल्दी हो जाएगा अपना, है ना। बस ये कॉपी चाहिए मुझे। तो मेरा सर्फेस क्या था, एकदम बिल्कुल स्मूथ सर्फेस था ना। अभी जो मैं बना रहा हूँ ध्यान से देखना कैसे सर्फेस बनेगा। सपोज यहाँ बनाता हूँ सर्फेस, देखो जरा सर्फेस कैसा है, इरेगुलर है ना। सर्फेस कैसा है, रेगुलर नहीं है, कैसे करना, यहाँ पर तो कैसा है, इरेगुलर है। अब अगर यहाँ पे रिजल्ट आता है, यहाँ पे रिजल्ट लाइक देखो यहाँ पे टकराता है मान लेते हैं, ठीक है।
होता क्या है, टकराने के बाद ना ये रेज ऑफ लाइट पैरेलल नहीं रह पाते, ये रेज ऑफ लाइट क्या रहते हैं, पैरेलल नहीं रह पाते, है ना। तो क्या ठीक है, कैसा चल गया, कैसा चल गया। अब देखो, आया तो था पैरेलल, लेकिन टकरा के पैरेलल नहीं रह पाया, टकराने के बाद पैरेलल क्या रह पाया, नहीं रह पाया ना। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हम लोग इसको, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यहाँ मैं लिखूंगा, इफ पैरेलली इंसिडेंट ray of light does not remain parallel after reflection, after reflection, then the reflection is called irregular यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अगर पैरेलली इंसिडेंट रे ऑफ लाइट टकराने के बाद पैरेलल ना रहे तो क्या कहलाता है आपका, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। अच्छा, ये होने के लिए क्या चाहिए, ये होने के लिए सरफेस रेगुलर नहीं चाहिए, स्मूथ नहीं चाहिए, कैसा भी सरफेस क्या जाओ रिफ्लेक्शन कैसा होगा, हमेशा इर्रेगुलर होगा, है ना। तो फॉर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन surface should be rough or irregular, है ना। कैसा भी सर्विस है, बस रेगुलर नहीं होना चाहिए। क्या होगा रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। मतलब हम जो दैनिक दिनचर्या में जो देखते हैं रिफ्लेक्शन कैसा होता है, रेगुलर होता है कि इरेगुलर होता है, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कैसा होता है, रेगुलर होता है या फिर इरेगुलर होता है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताना आप कमेंट सेक्शन के अंदर कि जो रिफ्लेक्शन होता है रेगुलर इरेगुलर, रेगुलर में तो आपको दिख रहा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था यहाँ पर, एंगल ऑफ द इंसिडेंस था यहाँ पे, जितने पे आया उतने पे गया, ठीक। लेकिन क्या यहाँ पर क्या दिखा, यहाँ पर आया पैरेलल बट गया नहीं पैरेलल, अलग अलग एंगल पे गया। तो तुम मुझे बताओ कि रिफ्लेक्शन होने के बाद इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है, क्या इरेगुलर रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है, और अगर करता है तो कैसे करता है, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आज का क्लास मैंने बोला था बेसिक क्लास है, तो आज बस यही एंड कर रहा हूं मैं इस क्लास को। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जानेंगे मिरर के बारे में, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, और भी बारे में, और आगे चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए, मैं डाउट वही सॉल्व करूंगा। और मुझे बताइए कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, क्या और इंप्रूवमेंट चाहिए, क्या और आपको चाहिए मेरे हैंड से, मैं बिल्कुल लेकर आऊंगा, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा जो आप डिमांड करोगे बिल्कुल यहाँ पर लेक्चर के फॉर्म में लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।